हेलो एवरीवन, आई एम लीना महंता फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होने वाले ऑन द अपकमिंग इंजीनियरिंग फिजिक्स एग्जाम। ये जो वीडियो है वो बीपीयूटी के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ ए मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। ठीक है, मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जो कि स्प्रिंग मास का है। सपोज एक स्प्रिंग है जो कि मास से अटैच्ड है ना। अब इस मास का मीन पोजीशन ओ है, ठीक है। जब हम इस मास को खींचते हैं, लेट कि वो ए पोजीशन पे आता है। अब जब खींचेंगे और छोड़ देंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो मास है इट विल कम बैक टू पोजीशन ओ एंड देन इट विल ड्यू टू इनर्शिया इट विल कम टू पोजीशन बी। ठीक है, आफ्टर सम पॉइंट क्या होगा, बी से वापस वो ओ तक आएगा, फिर ए तक आएगा। इस तरह ये जो मास है ये इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या होता है? ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल और एक सर्किट जहां पे एक कैपेसिटर एक इंडक्टर से अटैच्ड होता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स से चार्ज कर देते हैं। जब हम डीसी सोर्स को हटा देंगे, कैपेसिटर चार्ज हो गया रहेगा। सपोज ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का स्टार्ट करता है तो ये सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, सर्किट में जब करंट फ्लो होगा तो ये इंडक्टर चार्ज होगा। चार्ज इन द सेंस जब इंडक्टर के थ्रू से इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कैपेसिटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे और कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, कैपेसिटर एक पॉइंट पे उसका अंदर चार्ज जीरो हो जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर अटैच्ड है तो इस इंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके वजह से कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा। सो क्या होता है, ये पहले चार्ज हो गया, फिर ये चार्ज हो रहा है, फिर ये चार्ज हो रहा है, फिर ये चार्ज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। सो लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। A mechanical harmonic oscillator involves motion of a mass attached to a spring, जो कि हमने अभी देखा, where the restoring force is proportional to displacement। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो फोर्स जिसके वजह से जब हम इस मास को डिस्प्लेस करते हैं वो वापस उसी पोजीशन में आने का ट्राई करता है। ठीक है, नेक्स्ट इन कॉन्ट्रास्ट एन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ एन एलसी सर्किट। एलसी सर्किट मतलब आपका इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट, where the energy oscillates between inductor and the capacitor। जैसे हमने देखा जो एनर्जी है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट करेगा। मैकेनिकल ऑसिलेटर्स इन्वॉल्व फोर्स, मास एंड डिस्प्लेसमेंट, while इलेक्ट्रिकल ones डील विथ वोल्टेज, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो मैकेनिकल ऑसिलेटर में हम क्या क्या देखते हैं, फोर्स, मास एंड डिस्प्लेसमेंट, while इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में वी सी दैट वोल्टेज, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज 0.6 as to the power -1 एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 600 हर्ट्ज, फाइंड द क्यू फैक्टर। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेटर क्या होता है? डैम्प ऑसिलेटर मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक स्विंग ले लो, झूला जिसमें बच्चे झूलते हैं। सपोज हम एक फोर्स के साथ अगर उस स्विंग को स्टार्ट कर दें तो आफ्टर सम टाइम अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं, वी कैन सी दैट वो स्विंग जो है धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग। सो जब डैम्पिंग हो रहा हो तो हम दिया हुआ है डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो हम उसका क्यू फैक्टर कैसे निकालें? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। लेट्स सी डैम्पिंग कोफिशिएंट गामा इक्वल्स टू 0.6 सेकंड इनवर्स एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज। अब Q जो है दैट इज क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा नॉट बाय 2 गामा। ठीक है, एंड यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई
एंड एफ नॉट इज द फ्रीक्वेंसी जो कि आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो कि क्वेश्चन में गिवन है. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 600. ये निकालने से पहले हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 2 पाई एफ नॉट की वैल्यू गिवन है 600. सो 2 पाई इंटू 600 दैट इज 1200 पाई. इसका आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल दिया 3769.91 रेडियंस पर सेकेंड. अब जब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया तो हम क्यू फैक्टर निकालेंगे. क्यू फैक्टर का वैल्यू क्या है? ओमेगा नॉट बाई 2 पाई. सो ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे एंड 2 गामा गामा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6. सो 2 इंटू 0.6 दैट इज 3769.91 by 1.2 that is nearly equal to 3142. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो. इन ए न्यूटन्स रिंग सेटअप द गैप बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट इज फिल्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड. इफ द लिक्विड इज रिप्लेस्ड बाय ए सेकेंड लिक्विड द रिंग श्रिंक. विच ऑफ द टू लिक्विड्स हैव ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये क्या बोल रहा है? जब पहले एक लिक्विड के थ्रू से हमने न्यूटन्स रिंग को ऑब्जर्व कर लिया, अब हम एक दूसरा लिक्विड इंट्रोड्यूस करें. जब हम वो दूसरा लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो रिंग्स का साइज है या रेडियस है वो श्रिंक कर जा रहा है. अब अगर श्रिंक कर रहा है तो जो हम नया लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले लिक्विड से ज्यादा होगा या कम होगा. सो हमारा जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसका रेडियस जो होता है, जो nth रिंग का रेडियस होता है वो कुछ इस तरह से रिलेट होता है विथ n लैम्डा r एंड म्यू. ठीक है. यहाँ पे n क्या है? n इज द जिस रिंग की हम बात करें उसका नंबर है. लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट. r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, मैंने जो लेंस हम यूज करते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी बात की गई. तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है? अगर रेडियस बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर रेडियस कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वो मीडियम का ज्यादा रहेगा. सो द रेडियस ऑफ द रिंग्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. ये तो हमने देख लिया फॉर्मूला से. सो इफ रिंग श्रिंक द रेडियस हैज डिक्रीज्ड एंड म्यू हैज इंक्रीज्ड. अगर रिंग श्रिंक हो जा रहा है इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो न्यू लिक्विड का वो ऑफ कोर्स वो ज्यादा रहेगा. देयरफॉर न्यू लिक्विड हैज ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Fraunhofer diffraction pattern is obtained with a slit of width 0.25 millimeter and a monochromatic light. The angle at which the first dark band is formed is 6 degree. Calculate the wavelength of light used. ठीक है. उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो फॉर्मूला सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मिनिमम का फॉर्मूला होता है दैट इज a sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्बडा. ठीक है. यहाँ पे हमें स्लिट विड्थ दैट इज a जो है वो गिवन है 0.25 मिलीमीटर. ऑफ कोर्स उसको मीटर में करने से 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. ठीक है. एंगल थीटा गिवन है. एंगल थीटा कितना है? 6 डिग्री. फर्स्ट डार्क बैंड इक्वल्स टू, क्योंकि वो फर्स्ट डार्क बैंड है इसलिए m का वैल्यू हम 1 लेने वाले हैं. अगेन इसी फॉर्मूला से हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन m, है ना. So a sin थीटा that is 0.25 into 10 to the power -3 sin 6 डिग्री. m का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? a sin थीटा. ओके. सो फाइनली जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, कर सकते हो. उसका फाइनल आंसर आएगा 2.6125 into 10 to the power -7 मीटर that is equal to 261 नैनोमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वेक्टर के ऊपर है कि एक वेक्टर दिया गया है दैट इज इफ f वेक्टर इक्वल्स टू 2xy plus z I कैप plus x square j कैप and 3xz square k कैप show that f वेक्टर is an irrotational वेक्टर. एक वेक्टर फील्ड को हम irrotational तभी बोलेंगे जब कर्ल ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 0. ठीक है. 0 के इक्वल होगा. कर्ल क्या होता है?
कर्ल इज नथिंग बट delta cross f should be equal to 0. To show f vector is irrotational vector, we have to show that the curl of f is 0. कर्ल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम देखो मैट्रिक्स लेंगे, आई कैप यूनिट वेक्टर्स पहले लिखा जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, देन डो बाय डो एक्स बाय डो बाय डो वाई, देन हियर डो बाय डो जेड. ये जो है दिस इज द कोएफिशिएंट. देखो आई कैप का कोएफिशिएंट है 2xy प्लस जेड, सो हमने लिया 2xy प्लस जेड. यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट है x स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट है 3x एंड z स्क्वायर, तो वो हमने लिया. अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहला हो गया आपका देखो आई कैप का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, पहला है आई कैप. सो आई कैप लेट मी देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई कैप, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, आई के नीचे जो है नीचे वाला लाइन और साइड वाला लाइन इग्नोर. ठीक है, बचा क्या ये चारों, तो हम क्या करेंगे ऐसे करेंगे डो बाय डो वाई ऑफ 3x जेड स्क्वायर. देखो लिखा हुआ है डो बाय डो वाई ऑफ 3x जेड स्क्वायर माइनस क्या करेंगे डो बाय डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर, डो बाय डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर. एग्जैक्टली हम जे के साथ भी वही करेंगे बट यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस जे का कोफिशिएंट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, जे की लाइन में क्या है, ये लाइन इग्नोर इट, दिस लाइन इग्नोर इट, बचा ये चार टर्म दिस 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 एंड दिस. तो पहले डो बाय डो एक्स ऑफ 3x जेड स्क्वायर निकालेंगे, डो बाय डो एक्स ऑफ 3x जेड स्क्वायर, देन डो बाय डो जेड ऑफ डो बाय डो एक्स ऑफ 3x जेड स्क्वायर, डो बाय डो जेड ऑफ 2xy प्लस जेड, डो बाय डो जेड ऑफ 2xy प्लस जेड, माइनस में रहेगा जे कैप. देन के कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के कैप के नीचे जो है उसको इग्नोर कर देंगे एंड साइड इग्नोर कर देंगे, बचा ये चार टर्म. सो डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डो बाय डो वाई ऑफ 2xy प्लस जेड. सो डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए माइनस डो बाय डो जेड ऑफ 2xy प्लस जेड. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द पार्शियल डिफरेंशिएशन. पहला वाला देखो डो बाय डो वाई ऑफ 3x जेड स्क्वायर है, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. लेट्स सी डो बाय डो वाई ऑफ 3x एंड z स्क्वायर, तो क्या होता है ना यहाँ पे y का टर्म नहीं है, so ये टोटल विल बी कांस्टेंट. जब ये कांस्टेंट हो जाएगा देन पार्शियल डेरिवेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0. सो दिस वैल्यू विल बी 0. देन डो बाय डो z ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे भी z का टर्म नहीं है, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका 0. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो डो बाय डो जेड ऑफ 3x जेड स्क्वायर, सो डो बाय डो जेड ऑफ 3x एंड जेड स्क्वायर. तो यहाँ पे जो z का टर्म है लेट्स 3x उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा क्या डो बाय डो जेड ऑफ जेड स्क्वायर. ओके, तो डो बाय डो जेड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z, दैट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 5 एंड एक्स जेड. ठीक है, ओके 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 लिटिल मिस्टेक. हम यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये वाला x के रिस्पेक्ट में है. सो लेट मी करेक्ट, अगर x के रिस्पेक्ट में है तो जो z का टर्म है वो बाहर निकल आएगा. सो 3z स्क्वायर एंड डो बाय डो एक्स ऑफ 3x रहेगा. ठीक है, 3z स्क्वायर बाहर निकल आ गया तो सिर्फ x रहेगा. ओके, सो डो बाय डो एक्स ऑफ x इज 1, सो फाइनल उसका वैल्यू आएगा 3z स्क्वायर. सो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 3z स्क्वायर. डन. डो बाय डो जेड ऑफ 2xy प्लस जेड, तो पहला वाला जो टर्म है 2xy, यहाँ पे z का कोई भी टर्म नहीं है, सो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 0. नेक्स्ट जो है एक z का टर्म है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, जो कि हमने -1 करके लिखा हुआ. सो ये टोटल वैल्यू क्या देगा 1. सेम चीज है यहाँ पे देखो डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम 2x. अगेन यहाँ पे पहला वाला में y 2x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है. 1y विल रिमेन, दैट मीन्स 2y डो बाय डो y ऑफ
y, तो ये 1 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 2x, और z का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखो, जस्ट पुट द वैल्यू, 0 माइनस 0 आई का कोफिशिएंट होगा माइनस 3z स्क्वायर माइनस 1j प्लस 2x माइनस 2x के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 0, ये भी, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 3z स्क्वायर माइनस 1j कैप विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर एक वेक्टर है, उसको इरोटेशनल होने के लिए उसका कर्ल का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, बट वो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, j का कोफिशिएंट निकल रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई जो f है इट इज नॉट इरोटेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, मैक्सवेल्स के बहुत सारे 4 इक्वेशंस होते हैं, उसमें से जो एम्पियर सर्किट लॉ से डिराइव्ड है वो इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट ई नॉट डो ई बाई डो टी। यहाँ पे ये टर्म्स क्या सिग्निफाई करते हैं, बी जो है इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, जे है करंट डेंसिटी, म्यू है दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सेम है म्यू नॉट, एंड ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड डो ई बाई डो टी, डो ई बाई डो टी क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, बाकी सब इग्नोर कर दो, ये देखो बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ओवरऑल यही उसका मतलब है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते जाता है। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन का एक पार्ट है दैट मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, तो वहां पे आप लिखोगे दिस शोज दैट ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड completing Maxwell's set of equations and allowing propagation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इवन इन वैक्यूम। इसी के वजह से आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फॉर एग्जांपल हो गया लाइट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आप जानते हो स्पेस में वैक्यूम से ट्रैवल करता है, समवट उसका रीजन ये भी है। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यहाँ पे होना चाहिए साई, psi is the wave function which is equal to x. What is the expectation value of the particle's position x? Okay, what do you mean by one dimensional box? ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बॉक्स है उसके अंदर पार्टिकल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वन डायमेंशनल बॉक्स मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है कि जो भी हमारे पार्टिकल लेंगे वो एक ही डायमेंशन में कन्फाइंड है, मतलब वो एक ही डायमेंशन में मूव कर सकता है। ओके, सो वन डायमेंशनल बॉक्स कैसे रहता है, सपोज हम उसको कन्फाइन कर रहे हैं कि वो एक्स में ही मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है, तो काइंड ऑफ की जो पार्टिकल है वो बस यहाँ पर ही मूव कर सकता है, इसके बाहर आउटसाइड कहीं वो जा नहीं सकता, सो इट इज ट्रैप्ड, इसीलिए हम बोलते हैं द पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो क्या होता है, देखो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, और हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड किसके अंदर है, 0 to L, L इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to L साई स्क्वायर एक्स डॉट एक्स एंड डी एक्स। साई स्क्वायर है ना, साई का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है x, तो हम अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स हो जाएगा x का क्यूब, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन x टू द पावर n, इंटीग्रेशन 0 to L या फिर इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 एंड बाई n प्लस 1, है ना, सो x टू द पावर 3 है, उसका क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4, दैट इज लिमिट्स क्या होगा
लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा l, सो इट विल बिकम l to the power 4/4। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला ये आपको याद रहना चाहिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, क्योंकि हमें नॉर्मलाइज्ड फंक्शन दे दिया। अब जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं दिया होगा तो हमें और एक उसको नॉर्मलाइज करने का जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन 8 है, देखो, व्हाई इज स्क्रोडिंजर इक्वेशन नॉट वैलिड फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स? क्योंकि जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है उसका बेस क्या होता है, उसका एनर्जी रिलेशन क्या होता है, p²/2m + b। ठीक है, तो जब हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये इक्वेशन उस टाइम फेल हो जाता है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक केस। तो उस टाइम स्क्रोडिंजर इक्वेशन नहीं दे पाता है हमें करेक्ट इक्वेशंस। फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स एनर्जी का करेक्ट रिलेशन क्या होता है, E² = p²c² + m² c⁴। ठीक है, बट स्क्रोडिंजर इक्वेशंस में हम एनर्जी का रिलेशन ये वाला लेते हैं। सिंस स्क्रोडिंजर इक्वेशन डज नॉट अकाउंट फॉर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स सच एज टाइम डायलेशन, रेस्ट मास एनर्जी और हाई स्पीड बिहेवियर, it becomes invalid to the velocities that are close to the speed of light। जब हम स्पीड ऑफ लाइट को जाते हैं तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन वहां पे फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ए 4-लेवल पंपिंग स्कीम? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट्स द 4-लेवल पंपिंग स्कीम इन ए लेजर सिस्टम। 4-लेवल पंपिंग स्कीम क्या होता है, जिसमें एनर्जी के 4 लेवल्स होते हैं। पहले जो पार्टिकल है वो E1 to E4 जाता है, देन E4 से E3 आता है। E3 इज द मेटास्टेबल स्टेट, जहाँ पे वो कुछ देर रुकता है। फिर जब E2 पे आता है तो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, देन वापस से वो पार्टिकल ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। ठीक है, इन ए 4-लेवल लेजर इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड टू ए हाई एनर्जी लेवल E4, quickly drop to a metastable level E3 and stimulated emission occurs to level E2, which decays rapidly to ground state E1। ठीक है, this setup achieves easier population inversion compared to 3-level system। 3-level system से ये थोड़ा better होता है। Okay, let's see our next question, that is what are Einstein's coefficient and their significance? Einstein के 3 coefficient होते हैं, पहला 8:1, B12 and B21। 8:1 is the spontaneous emission, B12 is absorption and B21 is stimulated emission। इसका significance क्या होता है? They describe the interactions between matter and radiation, forming the foundation for laser theory and understanding light matter interaction। Usually हम उसको light matter interaction में हम देखते हैं, इसको यूज करते हैं, एंड लेजर थ्योरी में हमें ये पढ़ना पड़ता है। ओके, इतना लिख दोगे तो आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको सारे स्लाइड्स अच्छे से समझ आए हैं। सो नेक्स्ट क्लास और भी 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।